नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो IC38 पे थी कि IC38 का एग्ज़ाम आप कैसे पास कर सकते हैं। उस पर कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो इस पर बनाने जा रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस IC38 में आते हैं, IC38 एग्ज़ाम में आते हैं, हम आज उन पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हर चैप्टर्स होते हैं, इसमें 14 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें 7 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक तरह से मॉडल मिल जाएगा कि किस तरह हम पेपर आता है और किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उस क्वेश्चंस को पढ़ूंगी। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ मैं आपको इमेज शेयर कर दूँगी और जो भी क्वेश्चंस होगा उसको पूरा अच्छे से समझाऊंगी भी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिससे आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हमें किस तरह आंसर करने हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। IC38 की बुक में जो चैप्टर 1 है उसमें से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है। मतलब बीमा उद्योग जो है, जितनी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर रेगुलेटर कौन है। जैसे जितनी भी बैंक्स होती हैं उनके ऊपर RBI होता है, जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट की कंपनीज होती हैं, शेयर मार्केट की, उनके ऊपर SEBI होता है। वैसे ही जितनी भी बीमा उद्योग की कंपनी है उनके ऊपर रेगुलेटर है IRDA, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ कौन सा है, जिसपे कम लोडिंग लगती है। मतलब सेकेंडरी ऑप्शन है, जो सेकेंडरी बोझ वो कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कारोबार व्यवधान लागत, माल नष्ट हो जाने की लागत, भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु रिजर्व को अलग बचा कर रखना, एंड हृदयाघात के कारण अस्पताल में भर्ती होने के परिणाम स्वरूप आने वाली चिकित्सीय लागत। तो इनमें से कौन सी लागत ऐसी है जो जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ है, मतलब जोखिम है उस पर लेकिन कम है। तो इसमें ऑप्शन 3 है, भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु रिजर्व को अलग बचा कर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफ़र से संबंधित है। तो जोखिम ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि हमने अपना जोखिम दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी रिस्क जो है हमने अपना दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो ऑप्शन होगा इसमें बीमा, क्योंकि बैंक FD ऐसा है, ठीक है, हम अपने पैसे को अगर बैंक FD में लगाते हैं तो हमारा पैसा क्या है, बढ़ता है, लेकिन हमें उसमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, रिस्क नहीं लेता है, वो हमारा रिस्क नहीं एक्वायर करता। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विटी शेयर, वो भी नहीं होगा। और सेकंड नंबर ऑप्शन है बीमा, थर्ड ऑप्शन है इक्विटी शेयर, फोर्थ ऑप्शन है रियल इस्टेट, मतलब भू संपदा, जो रियल इस्टेट वगैरह आते हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे रिस्क को अपने में ट्रांसफ़र कर ले, अपने ऊपर धारण कर ले। वो सिर्फ बीमा है, क्योंकि बीमा कंपनी जो होती है वो आपके रिस्क को ट्रांसफ़र करके अपने ऊपर ले लेती है कि आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो बीमा कंपनी आपको, आपके परिवार को पूरा सहारा देगी। तो इसका ऑप्शन है 2, बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिदृश्यों किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है। जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है, अदरवाइज आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। पहला है, परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है, किसी व्यक्ति का पर्स गुम हो सकता है, शेयर मूल्यों में बहुत तेज़ी से गिरावट आ सकती है, और प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो सकता है। तो इनमें से आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मतलब बीमा की आवश्यकता किस स्थिति में होती है, बीमा की ज़रूरत हमें किस स्थिति में होती है। जब कोई परिवार का कमाने वाला होता है और उसकी अचानक डेथ हो जाती है, तभी हमें ज़रूरत होती है बीमा की, और तब हम याद आता है कि काश हमने बीमा ले रखा होता, जिसकी वजह से हमें रिस्क ट्रांसफ़र कर लिया होता कंपनी ने और हमें कंपनी सपोर्ट करती। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है। ये जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी योजना एक ऐसी है जो सरकार द्वारा नहीं करी गई है, इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा करी गई है। बीमाकर्ता मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन वो योजना कहलाती है इस तरह से कि हाँ ये लगता है कि हम लोगों को ये सरकार द्वारा है, पर सरकार द्वारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। मतलब जोखिम पुलिंग में क्या होता है कि जोखिम का एक पूल बनता है, सारे उसी में प्रीमियम इकट्ठे होते हैं और वो कंपनी के पास में होता है, जिससे जोखिम ट्रांसफ़र हम करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो किस केस में होता है, वो सिर्फ बीमा के केस में होता है। जोखिम पुलिंग कहाँ काम करता है, सिर्फ बीमा के केस में काम करता है, क्योंकि बीमा कंपनी ही जोखिम को ट्रांसफ़र करके जोखिम को हम कंपनी को देते हैं और कंपनी अपने पास रखती है, उसका एक पूल बनाती है और उस पूल में हमारा प्रीमियम इकट्ठा होता है, उसी से कवर भी दिया जाता है, तो उसे हम बीमा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को क्या कहते हैं। जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी, मतलब जोखिम घटता रहे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिवेशन, मतलब हानि रोकथाम। कि जोखिम घटने के अवसरों को कम करने के रूप में हमें किन किन उपायों को उस उपायों को हम क्या कहते हैं, उस उपाय को हम कहते हैं प्रिवेशन, यानी हानि की रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीमाकर्ता यानी इंश्योरर को जोखिम ट्रांसफ़र करने पर यह डैश संभव हो जाता है। तो जो इंश्योरर होती है यानी बीमाकर्ता कंपनीज होती है, जोखिम ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो उसमें ये चारों ऑप्शन में से एक चीज़ संभव हो जाती है। तो पढ़ लेते हैं हम चारों ऑप्शंस को। हमारा अपने संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना, हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त होना, हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिमों को अनदेखा करना, या शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4th नंबर ही है, शांतिपूर्वक अपने कारोबारों को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। तो आधुनिक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि समझने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें रटने होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी, यानी लॉयड्स। इसका ऑप्शन है सेकंड नंबर, सही ऑप्शन है इसका लॉयड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहाँ 4 ऑप्शन हैं। पहला, हानि या नुकसान की संभावना नहीं है, हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं है, या संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है, या व्यक्ति स्वयं ही जोखिम और उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेते हैं। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना और ऐसी परिस्थिति की ओर किसकी ओर संकेत करता है कि हम जोखिम नहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हम अपने ऊपर ही रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि जहाँ स्वयं ही जोखिम को वो अपने ऊपर रखता है, यानी उसको वो बोल रहा है कि नहीं, मेरे को कोई पॉलिसी नहीं लेनी है, कोई बीमा नहीं कराना है, अपने आप ही अपने ऊपर जोखिम को धारण करना है, अपने प्रभाव को झेलने का वो निर्णय ले रहा है। तो इसका ऑप्शन सही है 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बीमा आस्ती की सुरक्षा करता है, बीमा हानि की रोकथाम करता है, कौन सा कथन सही है। अच्छा, बीमा हानि की रोकथाम करता है, बीमा हानि की संभावना को कम करता है, संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। इसका एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये होना चाहिए था कि जो गलत है, मतलब यानी बीमा आस्ती की सुरक्षा करता है, ठीक है ये, बीमा हानि की रोकथाम भी करता है, ठीक है ये, बीमा हानि की संभावना को कम भी करता है, ठीक है, संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है, ये सही नहीं है कि संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000, औसतन 4 घरों में प्रति वर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल 80,000 की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हानि हो रही है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, और ये भी आता है कि 400 घर हैं जिनका प्रत्येक मूल का जो प्रत्येक घर का जो खर्च है वो आ रहा है 20,000 रुपये, और 4 घरों में प्रति वर्ष आग लगती है। हर बार 4 घरों में आग लग जाती है, जिससे कुल खर्चा कितने का आ रहा है? 80,000 का। तो हमें ये देखना है, हमें ये निकालना है कि प्रत्येक घर का इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना है। अगर 80,000 का टोटल खर्च आ रहा है, क्योंकि एक घर पे खर्च है 20,000, तो चार घरों पे हो गया 80,000, और 400 घरों का मूल्य है 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000 है। हाँ, यानी पर हेड पर घर का जो मूल्य है वो 80,000 हो रहा है, 4 घर जो चल रहे हैं। तो हमें प्रत्येक घर का मूल्य निकालना है, यानी 400 से इसे डिवाइड कर देंगे 80,000 को। तो 80,000 को हम डिवाइड करते हैं तो 200 आता है, तो 200 इसका सही ऑप्शन है नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पढ़ लेते हैं। बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। सही बात है ये, एकदम सही है। बीमा एक व्यक्ति के जोखिम किसी अन्य व्यक्ति के पास अंतरित करने की विधि है। नहीं, किसी व्यक्ति के पास अंतरित नहीं किया जाता है, जबकि कंपनी के पास अंतरित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि करता है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों में नहीं, बहुत लोगों में ही बांटने की करता है। यानी अभी तक में जो ऑप्शन आया है वो फर्स्ट नंबर एकदम सही है। फोर्थ नंबर, बीमा कुछ व्यक्तियों के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की, ऐसा भी नहीं है। लाभ से कभी भी बीमा जो है हमें नहीं कराना चाहिए, लाभ के लिए कभी नहीं कराना चाहिए, लाभ को देखने के लिए। तो बीमा क्या है? एक तरह की सुरक्षा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एकदम सही है। बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। कुछ लोगों को बहुत लोगों में बांटने की आपस की विधि है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं। तो सबसे पहला इसमें पढ़ लेते हैं हम दोनों चारों ऑप्शन को। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं। मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आकलन के लिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम मूल्यांकन करना है हमें कि हमारा कितना जोखिम है, कितना आकलन करना है, एक ही बात है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। बीमाकर्ता जो होती है, कंपनी जो होती है, वो जोखिम को किस तरह बांटती है या किस तरह आकलन करती है, यह जानने के लिए कि बीमित ने संपत्ति खरीदी कैसे की है। संपत्ति की खरीदी कैसे की है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, हमें बीमित की संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है ये जानने के लिए कि क्या अन्य बीमाकर्ताओं ने भी संपत्ति का निरीक्षण किया है। संपत्ति से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट करते हैं यह जानने के लिए कि क्या पड़ोस की संपत्ति को भी बीमित किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ोस की संपत्ति को हम बीमित नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट नंबर सही है कि बीमाकर्ता जो जोखिम देखती है उसके पूर्व संपत्ति के संरक्षण के लिए, जो आपकी संपत्ति है सर्वेक्षण के लिए उसका क्या करती है, मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आकलन के लिए यूज़ करती है। क्यों निरीक्षण की व्यवस्था करती है, इंस्पेक्शन क्यों करवाती है। जो भी उस आपकी संपत्ति पे मूल्यांकन या आकलन है, जोखिम का आकलन करने के लिए भी बीमाकर्ता क्या करती है, इंस्पेक्शन करवाती है, निरीक्षण करवाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है। इनमें से ऑप्शन जो दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से बीमा की प्रक्रिया को कौन समझाता है। चार ऑप्शन में से सबसे पहला है कई लोगों की हानि को कुछ द्वारा आपस में बांट लेना। नहीं।
कुछ लोगों की हानि को कुछ द्वारा आपस में बांट लेना बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों की हानि को कई लोगों में बांट लेना। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी जो इससे पहले से पहला जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों में बांटना ही कहलाता है बीमा। तो बीमा की प्रक्रिया भी यही होगी, कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना, अनुदान के लिए हानि की साझेदारी। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है दोस्तों। चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं फिर से। ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या मतलब है? आजीवन मूल्य का क्या मतलब है ग्राहक के? तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। ग्राहक को उसके जीवन काल में सेवा प्रदान करने हेतु खर्च की गई लागतों का योग वो कहलाता है आजीवन मूल्य, या उत्पन्न व्यवसायों के आधार पर ग्राहक को दिया गया दर्जा वो कहलाता है, या आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहकों के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है ये कहलाता है, या फिर अधिकतम बीमा जिसके लिए ग्राहक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ये कहलाता है। तो इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। आजीवन मूल्य का ये मतलब है, जो भी आजीवन मूल्य होता है, मतलब आपने अगर पॉलिसी खरीदी है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन रखें कंपनी के साथ, उसका प्रीमियम देते रहें, तो आपको क्या होगा, जो भी आपके लाभ होंगे पॉलिसी के वो सारे मिलेंगे, और दीर्घकालिक संबंध के लिए आपको एक अलग से बोनस भी मिलता है। तो यहाँ उसी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परिदृश्य को पहचानें जहाँ बीमा की ज़रूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन में से उस परिदृश्य को हमें पहचाना जहाँ बीमा की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है संपत्ति बीमा, सेकंड है व्यवसाय दायित्व बीमा, तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर बीमा या अग्नि बीमा। तो बीमा की ज़रूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है, मतलब बहस नहीं की जा सकती है, उस परिदृश्य को हमें पहचानना है। तो वो परिदृश्य है तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर बीमा, क्योंकि जनरली क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी हमें लेना होता है। मोटर बीमा अगर हमने अपना करवा रखा है, अपने मोटर का तो करवा रखा है, लेकिन उससे भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराता है, हमें वो भी करवाना चाहिए। तो यहाँ उसी की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जिसको हम उपभोक्ता नहीं कह सकते। तो ऑप्शंस हैं, जो निजी इस्तेमाल के लिए माल या सेवाओं को किराए पर लेता है, या वो व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामानों को खरीदता है। हाँ, ये होगा ऑप्शन कि जो व्यक्ति दोबारा बेचने के लिए सामानों को खरीदता है। तो 1986 के अनुसार इसे हम वर्गीकृत में नहीं रख सकते, क्योंकि वो कस्टमर नहीं हुआ ना, वो तो खरीद के माल दोबारा बेच रहा है पुनर्विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए, तो ये कंज्यूमर नहीं हुआ। तो 1986 के तहत क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है 1986 के तहत हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के रूप में इसको वर्गीकृत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वजह से स्वस्थ संबंध नहीं बन पाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जो संबंध है उसमें खटास आ जाती है या वो संबंध नहीं बन पाता। तो वो होता है अविश्वास। वो तो जनरली आपको पता ही होगा, हम कस्टमर और कंपनी की संबंध की बात कर रहे हैं। जनरली भी अगर हम संबंध में विश्वास नहीं होता तो वहाँ संबंध नहीं होता है। अगर हम पति या पत्नी के बीच की बात करें तो वहाँ पे भी अगर विश्वास नहीं है तो संबंध नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन बोला गया है कि कस्टमर अपनी सारी चीज़ कंपनी को बताते चले और कंपनी अपनी सारी चीज़ कस्टमर को बताते चले, तभी विश्वास होगा एक दूसरे को। यानी अविश्वास जो है वो स्वस्थ संबंध नहीं बन पाता है उसी की वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है? कौन सा इनमें सुनने का एक तत्व नहीं है? पढ़ लेते हैं ऑप्शन। अच्छी तरह से ध्यान देना, अत्यंत पूर्वाग्रही होना, सहानुभूतिपूर्वक सुनना या उचित प्रतिक्रिया देना। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अत्यंत पूर्वाग्रही होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है? नैतिक आचरण मतलब मॉरल। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। ग्राहकों को एक सूचित निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त खुलासे करना, ग्राहक के व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखना, अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। ये ऑप्शन लग रहा है विशेषता नहीं है, मतलब यहाँ ऑप्शन ये होना चाहिए था, अपने हितों को ग्राहकों के हितों से आगे रखना नहीं, यहाँ ये होना चाहिए था कि ग्राहक के हितों को अपने हितों से आगे रखना। अगर क्वेश्चन ये बोला जाता कि नैतिक आचरण की विशेषता क्या है, तो ये नैतिक आचरण नहीं है कि हम अगर अपना इंटरेस्ट ज़्यादा देखेंगे कस्टमर की अपेक्षा, तो वो हमारा एक तरह से उसमें हमारी नैतिकता छलकती है कि ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, इसमें मिसप्रिंट हो गया, अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस वस्तु नहीं है। इनमें से दिए गए हैं, इसमें एक ठोस वस्तु नहीं है। ऑप्शन है मकान, बीमा, मोबाइल फोन और एक जोड़ी जीन्स। इन सब चीज़ को हम टच कर सकते हैं, ये सब सॉलिड है, लेकिन बीमा को हम टच नहीं कर सकते, इसलिए ये एक ठोस वस्तु नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चतुराई, विश्वसनीयता, सहानुभूति और प्रतिक्रियाशीलता। मतलब सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। हम अगर किसी को सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सर्विस के अपोजिट है कि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ हम अपना दिमाग यानी चतुराई नहीं लगाते। क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं वहाँ पर? विश्वास कर सकते हैं, वो हम पे विश्वास करे, यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए हमारी उसके प्रति, और प्रतिक्रियाशीलता भी होनी चाहिए, लेकिन चतुराई नहीं होनी चाहिए कि हम कस्टमर में चतुराई निकाल रहे हैं तो कभी भी पॉलिसी होगी भी नहीं, और होगी भी तो वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। भारत में कौन सा बीमा अनिवार्य है? जैसे अभी हमने बताया था, तृतीय पक्ष दायित्व बीमा, मोटर तृतीय, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये ज़रूरी है करवाना। हम बेशक अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाएं, लेकिन गाड़ी पे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो ज़रूर हमें करवाना होता है। बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीके में से एक है। तो इसका ऑप्शन है कटौती। मतलब बीमा की जो लागत आ रही है यानी प्रीमियम जो आ रहा है उस पर कटौती करना। वो कटौती जो है वो बीमा कम करने की लागतों में से एक है। नेक्स्ट, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाले एक ग्राहक के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकते हैं। अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत करने के लिए हम किसके पास जा सकते हैं? ये हमारा डिस्कस हुआ था इससे पहले भी, तो के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकते हैं। किस ऐसा एक बॉडी बनाई गई है, रेगुलेटर बॉडी बनाई गई है, उसके द्वारा हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और IRDA से भी संपर्क कर सकते हैं। वो होती है IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम उसके पास में भी जा सकते हैं, यानी इसमें फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, IGMS। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध इससे है। बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत, दुकानदारों के खिलाफ शिकायत, ब्रांड के खिलाफ शिकायत और बीमा कंपनी, ब्रांड और दुकानदारों के खिलाफ शिकायत। मतलब अगर हम कंज्यूमर फॉर्म में जा रहे हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो इनमें से हम किस पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
तो हम किस किस चीज़ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? उपभोक्ता अधिनियम के तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हम बीमा कंपनियों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ब्रांड की कर सकते हैं और दुकानदारों से, तीनों की कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटना है जहां वस्तुओं या सेवाओं, मूल्यों और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक का है। ये एक बनाया गया है फॉर्म कि अगर हम 20 लाख तक का हमारा दावा है, अगर हमारा क्लेम जो है, अगर हम शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं और वो क्षतिपूर्ति का दावा जो है वो 20 लाख तक का है, तो हम जिला फॉर्म में जाते हैं, है? या और 20 लाख से 1 करोड़ का है तो हम राज्य आयोग के पास जाते हैं, और 1 करोड़ से ऊपर का है तो हम राष्ट्रीय आयोग के पास जाते हैं। तो हमारा 20 लाख तक का दावा है तो हम जिला फॉर्म में जाएंगे, यानी इसका ऑप्शन 2 सही है। ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। इस आत्मविश्वासी होकर, समय पर चलकर, रुचि दिखाकर, या समय पर चलकर, रुचि दिखाकर या आत्मविश्वासी होकर। पहली धारणा क्या बनाई जाती है? अगर हम ग्राहक से संबंध बना रहे हैं या ग्राहक से, तो पहली धारणा हमारी क्या होगी? समय पर चलकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर। मतलब उसको हमारे पे, अगर हम वो करने के लिए जा रहे हैं, एजेंट बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास में ये सारी चीज़ होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? और उसको भी ये चीज़ हमें दिखानी है कस्टमर को कि हम उसके प्रति कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब हम उसके प्रति कितने सज्जन हैं। तो इसका ऑप्शन सही है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है। मतलब अगर हम बीमा बेच रहे हैं तो नैतिक आचरण नहीं करना चाहिए हमें, ये तो गलत है, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। नैतिक आचरण को हमें ध्यान में रखना जरूर चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, नैतिक आचरण बीमा एजेंटों के लिए आवश्यक नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए बीमा एजेंट को नैतिक आचरण, मतलब हमें उसके साथ में ऐसा नहीं कि हमने प्रीमियम ले लिया और कंपनी में जमा नहीं किया, तो ये हमारी नैतिकता छलकती है, हमारा मॉरलिटी छलकती है कि हमारा मॉरल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, अगर हम नैतिक आचरण रखते हैं तो एजेंट और कंपनी के बीच में विश्वास बढ़ता है, और आपको एज एन एजेंट आपको भी काम मिलेगा और मिलेगा, और कंपनी भी आप पे फेथ करेगी कि नहीं, ये मेरा एजेंट अच्छा है, उसके प्रति सोचेगी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं। नैतिक आचरण की अपेक्षा केवल शीर्ष प्रबंधन से की जाती है, नहीं, ऐसा नहीं। तो दोस्तों ये थर्ड चैप्टर आ गया है, सेकंड हमारा फिनिश हो गया। थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, IGMS शब्द का विस्तार करें। जो अभी बताया था मैंने, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब IGMS का फुल फॉर्म पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देगी? तो 20 लाख तक का जिला फॉर्म है, 20 लाख से 100 लाख मतलब 1 करोड़ तक का राज्य स्तर पे हम जा सकते हैं, यानी राज्य आयोग, और 1 करोड़ से ऊपर या 100 लाख से ऊपर हम राष्ट्रीय आयोग के पास जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है, मतलब वैलिड शिकायत कौन सी है अगर हम कंज्यूमर फॉर्म में जा रहे हैं शिकायत करने के लिए? तो उत्पाद की MRP से अधिक कीमत वसूलने वाला दुकानदार, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार, ठीक है। दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी नहीं दी गई है, इसके लिए हम दर्ज करा सकते हैं, या फिर दोषपूर्ण उत्पाद। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। ग्राहक को अपनी श्रेणी से सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं दे रहा है दुकानदार।
मतलब ऐसा दुकानदार है जो ग्राहक को बता ही नहीं रहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। हम किस पे कंप्लेन कर सकते हैं? MRP से ज़्यादा अगर वो वसूल रहा है तो हम उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। दवा की बोतल पे अगर लिखा ही नहीं कि इससे एलर्जी हो सकती है, चेतावनी नहीं लिखी हुई है, वार्निंग नहीं लिखी हुई है, तो हम उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। या दोषपूर्ण उत्पाद है, मतलब उसमें कमी है, तो हम उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते? कि हमें वो बता ही नहीं रहा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या कौन सा नहीं है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमें खुद डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? अगर बीमा पॉलिसी हम करा रहे हैं तो शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं अपनी? अगर जैसे हमने डिसाइड किया था 20 लाख तक का बीमा हम जिला स्तर पे जा सकते हैं, 20 लाख से 100 लाख तक में हम राज्य स्तर पे जा सकते हैं, 100 लाख से ऊपर में हम राष्ट्रीय स्तर पे जा सकते हैं। तो 20 लाख तक का अगर हमारा केस है तो हम जिला स्तर पे जाएंगे, तो जिला स्तर के इक्विवेलेंट होता है बीमा लोकपाल, तो हम लोकपाल पे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं बीमा का, अगर हमें बीमा पॉलिसी की शिकायत दर्ज करानी है तो। इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही है? बीमा लोकपाल का राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र है, राज्य स्तरीय अधिकार क्षेत्र है, जिला स्तरीय अधिकार क्षेत्र है, संबंध में सही है। या बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है? हाँ, ये बात सही है कि निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं बीमा लोकपाल की, वो उसी के अंतर्गत ही काम करता है। और पूरे इंडिया में सिर्फ 12 लोकपाल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे की जाएगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शिकायत लिखित रूप में की जाएगी, शिकायत फ़ोन पर मौखिक रूप से की जाएगी या आमने सामने मौखिक रूप से की जाएगी, या फिर अखबार में विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, लिखित रूप में की जाएगी। एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है? अगर हम संपर्क कर रहे हैं उससे तो कितनी समय सीमा है बीमा लोकपाल की? बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 2 वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर या 1 वर्ष के भीतर या फिर 1 माह के भीतर। अस्वीकृति के, अगर बीमा कंपनी शिकायत नहीं ले रही है, मना कर दे रही है, तो अगर हमने शिकायत करी है, बीमा कंपनी में शिकायत देने के लिए अस्वीकृति दे दी है बीमा कंपनी ने, तो उस केस में जब हमने बीमा कंपनी में शिकायत करी थी उससे लेकर 1 साल के अंदर हम लोकपाल के पास जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम जा रहे हैं तो लोकपाल नहीं सुनेगा। इनमें से कौन सी लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यकता नहीं है? शिकायत व्यक्तिगत लाइन बीमा के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। शिकायत बीमा कंपनी द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के 1 वर्ष के भीतर करी जानी चाहिए। अच्छा, पूर्व आवश्यकता नहीं है। शिकायत को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फॉर्म से संपर्क करना चाहिए। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कि उपभोक्ता फॉर्म से संपर्क करेंगे लोकपाल, उससे पहले हमें कंपनी से संपर्क करना है। कंपनी अगर 1 साल के भीतर कोई निर्णय नहीं ले रही है या स्वीकार नहीं कर रही है तो हम लोकपाल के पास जा सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता होती है? नहीं, कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई भी भुगतान नहीं होता है, फ्री में होता है। आप लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत। नेक्स्ट है, क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? निजी बीमा कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हम दर्ज करा सकते हैं शिकायत को? बिल्कुल करा सकते हैं। हाँ, निजी कंपनी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिकायतें केवल सार्वजनिक बीमा कंपनियों के खिलाफ दर्ज की जा सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। या हाँ, निजी बीमा कंपनी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल ही सही है। केवल जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्यरत निजी बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ जीवन बीमा में ही होगा या सिर्फ गैर जीवन बीमा में होगा। हम जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा दोनों में शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ, निजी बीमा कंपनी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।